नमस्कार, नेशन वन के हेल्थ प्लस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लिली और आज हमारे साथ डॉक्टर गोपी बौटियाल जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आज उनसे महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपसे जानकारी लेंगे मासिक धर्म के बारे में, जो कि महिलाओं की हर महीने आने वाली एक समस्या है। समस्या भी नहीं कहेंगे, ईश्वर का ये वरदान भी है। तो सबसे पहले मासिक धर्म के बारे में बात करेंगे। मासिक धर्म जो है, जब लड़कियां युवावस्था में प्रवेश करती हैं तो बच्चों में गर्भाशय से ब्लड का रिसाव होता है, जिसको कि मासिक धर्म कहा जाता है। ये एक इंडिकेशन होता है कि अब जो है ओवुलेशन होने लगा है, मतलब गर्भाशय में अंडे बनने की क्षमता विकसित होने लगी है। जनरली ये जो है 28 से 30 दिन के साइकिल होता है, किसी में 25 दिन या ज़्यादा भी हो सकता है। और जनरली जो है 3 से 5 दिन तक इसमें ब्लीडिंग होती है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा अनियमित मासिक धर्म हो रहा है, उसको फिर ये कहा जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ गर्भाशय में समस्या है, जिसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपके पास इस तरीके की समस्याओं को लेकर काफ़ी लोग आते होंगे, क्योंकि अमूमन जब इस तरह के पीरियड स्टार्ट होते हैं, जब युवा अवस्था में लड़कियां प्रवेश करती हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको आनी शुरू होती हैं, उस वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कई बार जो बच्चे हैं, जो लड़कियां भी युवा अवस्था की तरफ प्रवेश कर रही हैं, उनमें एक डर भी होता है और कई बार वो अपनी माँ से भी अपनी बात करने में डरती हैं। और खैर, अब तो ज़माना बदल गया है, लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी माता से डिस्कस नहीं करती हैं। तो क्या क्या सावधानियां लड़कियों को इस वक्त में बरतनी चाहिए? क्योंकि दर्द की समस्या अमूमन लड़कियां बताती हैं, कमर दर्द है और कई तरीके के चेंजेस भी इस वक्त देखने को मिलते हैं। इस पर क्या कहेंगी? देखिए, मासिक धर्म जब शुरू होता है तो अब तो शायद बच्चों को थोड़ा बहुत उसका आइडिया रहता है, वरना जब युवावस्था में प्रवेश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस शरीर में होते हैं, जिसमें से कि मासिक धर्म एक चेंज है, जिसमें कि लड़कियों के हाइट बढ़ती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है और बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होते हैं, जिसमें से मासिक धर्म को लेकर सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं, घबराते हैं। एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे जैसे ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो पहले मासिक धर्म की उम्र जो थी, पहले जनरली 13 से 15 साल में बच्चों को मासिक धर्म शुरू होता था, लेकिन अब ये उम्र घट गई है और अब ये देखने में आया 9, 10, 11 साल के बच्चे जो हैं उनमें भी मासिक धर्म शुरू हो जाता है। ये इतनी कम उम्र होती है कि बच्चे डर जाते हैं और सहमे से रहते हैं। तो एक माता पिता का, खासकर माता का, या स्कूल में जो टीचर्स हैं, जो फीमेल टीचर्स हैं, वो अगर बच्चों को थोड़ा सा इस बारे में गाइड करें तो वो उनकी ये घबराहट जो है वो थोड़ी ठीक रहती है। उस टाइम पे दर्द भी होता है और थोड़ा बच्चे अनइजीनेस फील करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह जब जाते हैं उनको उसमें प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ें उनको अगर समझाई जाएँ कि एक नेचुरल प्रोसेस है, पहले तो ये बताना है कि सबको होता है और एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने माता को या अपने घर में किसी भी जने से सलाह ले सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत होती है तो फिर डॉक्टर को भी दिखाया जा सकता है। किस तरीके की मासिक धर्म में किस तरीके की समस्याएं हैं जो कि आगे बड़ी बन सकती हैं यदि उनको नज़रअंदाज किया जाए? देखिए, जनरली मैंने बताया मासिक धर्म जो है वो रेगुलर जनरली होना चाहिए। एक चीज़ और है कि जब मासिक धर्म शुरू होता है, शुरू के 1 साल में, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन बनने शुरू होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो किसी किसी बच्चे में तो वो चेंजेस मंथली बेसिस पे शुरू हो जाते हैं। लेकिन कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कई बार मासिक धर्म शुरू होता है, फिर 2-3 महीने नहीं होता, या होता है और बहुत दिन चलता है, या बहुत दर्द होता है, कईयों को वॉमिटिंग होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। ऐसा कुछ भी होता है तो उनको सलाह लेनी चाहिए और उसमें तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की दवाई होती है और जिससे कि बच्चा कंफर्टेबल रहता है, स्कूल जाने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, घर में खेलने में वो अपना कंफर्टेबल रहता है बच्चा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे मासिक धर्म को लेकर के। बच्चों को अक्सर जो है पेट में दर्द की शिकायत होती है, जो लोअर एब्डोमेन होता है उसमें पेट दर्द की शिकायत बच्चे करते हैं। स्कूल जाने वाली लड़कियां होती है, तो इस वक्त में जो पेन किलर है उसको लेना कितना सही होता है? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर
पेन होता है उसको स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया कहते हैं, कि जब बच्चों को जब ब्लीडिंग होती है तो पेन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन किसी किसी बच्चे में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि असहनीय होता है, या उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, ऐसा कुछ भी होता है तो उनकी जांच फिर करवानी चाहिए कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई बच्चे कई बार घबराते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते, तब भी उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको दिखवा जरूर लेना चाहिए एक बार। तो कहीं ना कहीं इसमें जो माँ का रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। इस समय पे सबसे बच्चे को मॉरल सपोर्ट भी चाहिए होता है माँ की तरफ से, माँ से ही मिल सकता है। और स्कूल में भी अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं बच्चे, औरों को भी बात सुनते हैं, तो उससे वो बहुत सपोर्ट मिलता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, महिलाओं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। ल्यूकोरिया एक ऐसी आम समस्या है महिलाओं में जो कि अमूमन देखने को मिलती है। रोजमर्रा की जिंदगी में आपके क्लिनिक पर भी बहुत तरीके के मरीज आते हैं, तो ल्यूकोरिया को लेकर आप क्या कहेंगे? ल्यूकोरिया जो है एक मतलब बीमारी है, लेडीज में होती है, लेकिन उसको बहुत डर लोगों में उसमें रहता है ल्यूकोरिया का। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वजाइनल सिक्रीशन है, जैसे आपके बॉडी से और सिक्रीशंस होते हैं, ऐसे वजाइना से जो सिक्रीशन होता है उसको जो वजाइनल डिस्चार्ज है, अगर उसमें आपको लगता है कि कोई खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, उसमें कोई बदबू आ रही है, या पीले रंग का या ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है, या वाइटिश डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें काफ़ी चकत्ते से बन रहे हैं, या आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं कि इसमें कोई इन्फेक्शन है, या उसके साथ में आपको पेशाब में जलन हो रही है, या कमर दर्द हो रहा है, या बहुत तेज़ दर्द उठ रहा है, तो उसके लिए फिर आपको डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी है। और इसके लिए एक सफाई का, वजाइनल हाइजीन जो है, सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और मासिक धर्म के समय पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, पहली बार जो माँ बनती हैं लड़कियाँ, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और पहली बार जब वो प्रेगनेंसी होल्ड करती हैं उस वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, और क्या उनको करना चाहिए, किस तरह की सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, किन चीज़ों का उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहली बार जब माँ बनते हैं तो ये तो बड़ी खुशी की बात होती है, और शुरू में ऐसे ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम, जैसे इसको जो 9 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है उसको 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहला 3 महीना, सेकंड ट्राइमेस्टर दूसरा 3 महीना, और थर्ड ट्राइमेस्टर तीसरा महीना। तो जो सबसे पहला महीना होता है उसमें एक तो थोड़ा सा रेस्ट का और डाइट का बहुत ध्यान रखना है। कोई जैसे भारी काम है या बहुत ज़्यादा सफ़र है या कोई झटके से काम वो नहीं करना चाहिए। डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपके जो ब्लड ग्रुप हैं, आपका शुगर है, हीमोग्लोबिन है, थायराइड वगैरह है, और बहुत सारे HIV है, हेपेटाइटिस है, इन सब के टेस्ट होते हैं जो कि बेस लाइन टेस्ट कहे जाते हैं, जो कि शुरुआत के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करे जाते हैं। दूसरा क्या होता है, कई लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है उल्टी की, उनको उल्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ लोगों को तो थोड़ा बहुत नौजिया या उल्टी होती है जो कि दवाई से ठीक हो जाती है। कई बार बहुत ज़्यादा भी होती है तो उसके लिए आप सलाह लें, कई बार ड्रिप लगानी पड़ती है। और थोड़ा सा डाइट में आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा खाना बार बार लेते रहें, एकदम ज़्यादा डाइट नहीं लेनी है। खासकर फास्ट फूड, फ्राइड फूड, इस टाइप का खाना जो कि बहुत हैवी खाना है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लाइट डाइट लेनी चाहिए और रेस्ट का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है लोगों की, सुबह दिन शाम पता नहीं चलता। घर में भी महिला को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और बाहर भी पूरी तरह से उसको सतर्क रह करके अपनी जो भी जॉब है उसको पूरी तरह से उसको निभाना पड़ता है। तो इस समय पे यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आप बाहर रहती हैं, यदि आप घर में रहती हैं तो चीज़ें थोड़ा बदल जाती हैं, पर जब आप बाहर रहते हैं तो किस तरह का ध्यान रखना चाहिए? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें डाइट का और रेस्ट का 2 चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। बाहर भी अगर आप रहती हैं तो बहुत दिन भर आपको ऐसा नहीं कि ऑफिस में आप बिल्कुल भूखी बैठी हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाता रहना चाहिए। और अब जब आज की महिला काम पे निकलने लगी है तो उसको फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है करना, जिससे कि वो घर में, अपने बच्चों में, ऑफिस में, अपने खाने पीने का, अपना रेस्ट का, अपने एक्सरसाइज का, सब चीज़ों का तालमेल बिठा सके और एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकें। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। तो हमें खुद ही टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा यदि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे स्तनपान को लेकर के। एक बहुत ही लोगों में भावना है कि यदि हम फीड कराएंगे बेबी को
तो आपकी बॉडी डिशेप हो जाएगी या फिर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा स्तनपान करे। तो कितना ज़रूरी है महिला के लिए अपने बच्चे को स्तनपान कराना? देखिए, स्तनपान जो है जब बच्चा होता है और उस जो मिल्क सिक्रीशन होता है स्तन से, वो उसी टाइम पे होता है जब बच्चा होता है। वो होता भी बच्चे के लिए ही है, तो वो स्तनपान बच्चे को कराना बहुत अच्छा रहता है। पहले कुछ बीच में एक पीरियड ऐसा था जिसमें लोगों का सोचना था कि हमारा फिगर ख़राब हो जाएगा या हम नहीं पिलाएंगे। लेकिन आजकल जो देखा गया है, लोगों को अवेयरनेस है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बेस्ट मिल्क होता है, बच्चे के लिए ही वो बना होता है और बच्चे को ही देना होता है। केवल कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं जिसमें कि माना अगर बच्चे को मदर को दूध का सिक्रीशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है मदर बहुत ज़्यादा बीमार होती है, वो बच्चे को फीड नहीं करा सकती है, या कई बार मदर में साइकोसिस वगैरह होती है जिनमें मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बच्चे को फीड नहीं कराती हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी डिलीवरी के दौरान मदर नहीं है, की मृत्यु हो गई, बच्चे को कौन देखेगा, तो ऐसे टाइम पे बॉटल फीड देना ज़रूरी हो जाता है। उसी के मतलब ऐसे कंडीशन में ही देना चाहिए, वरना मदर का जो फीड है वो तो बेस्ट फीड होता है बच्चे के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दूसरा, उसमें सबसे सस्ता और सबसे अच्छा होता है, आपको किसी बॉटल को गर्म नहीं करना है, इमीडिएट मिलता है, बॉडी टेम्परेचर पे मिलता है, और वो जो नेचुरल मिल्क है सबसे जो कि बच्चा जो है इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। मदर का मिल्क जो है वो बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है। ये तो आपने ठीक कहा कि बच्चे को उससे बहुत फायदा होता है, लेकिन कई बार बच्चों को, जैसे आपने कहा, कई वजह ऐसी होती हैं जिससे कि बच्चे को आप स्तनपान नहीं करा सकते, तो उसका क्या दुष्प्रभाव माँ पर पड़ता है और क्या दुष्प्रभाव उसका है जो बच्चे को भी मिलता है? देखिए, बच्चे को ऐसे दुष्प्रभाव अगर नहीं कराते, मतलब अगर ब्रेस्ट मिल्क है तो वो तो अच्छा ही होता है। कभी कभी ब्रेस्ट एब्सिस हो जाते हैं, ब्रेस्ट में कोई इन्फेक्शन होता है तब, या बहुत ज़्यादा मदर बीमार है, बहुत हाई टेम्परेचर वगैरह है, तो तब कभी कभी थोड़े टाइम के लिए उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन बच्चे को अगर माँ का दूध मिले वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये तो एक ऐसी कंडीशन है कि अगर नहीं दूध का निर्माण हो पा रहा है तो फिर वो ऊपर का दूध देते हैं। जी, जो महिला स्तनपान नहीं कराती अपने बच्चों को, तो क्या उनमें स्तन कैंसर की जो एक समस्या है, क्या वो भी डेवलप होती है? हाँ, स्तन कैंसर आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और वन ऑफ द कॉजेज, ऐसा तो नहीं कि नहीं कराती सबको होगा, लेकिन वन ऑफ द कॉजेज जो है वो ये भी माना जाता है कि अगर आप नहीं फीड करा रहे हैं तो उससे होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा, और क्या क्या चीज़ों की वजह से स्तन कैंसर के लिए ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कारण ऐसे स्पष्ट नहीं है कि किस कारण से होता है, लेकिन जैसे स्तनपान नहीं कराना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स जो हैं, या बहुत सिंथेटिक या बहुत ये पैडेड ब्रास वगैरह ये नहीं पहननी चाहिए, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिनसे कि मतलब ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो कि जिनमें कि कैंसर होने की संभावना अगर लॉन्ग टर्म रहते हैं तो हो सकती है। जी। स्तनपान का एक और फायदा बताऊंगी, बच्चे की और माँ की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। बच्चा जो होता है वो मदर को मतलब मदर का भी उससे बहुत प्यार बढ़ता है, और बच्चा भी अपने मदर के साथ रह के बहुत खुश रहता है उससे। खुश रहता है। डॉक्टर साहब, एक सेल्फ अबॉर्ट वो क्या है, उसके बारे में जानना चाहेंगे? वो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और आजकल ये बिल्कुल बहुत बर्निंग समस्या है, क्योंकि वैसे तो देखिए हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन सब लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जैसे छोटी मोटी चीज़, सिर दर्द वगैरह के लिए दवाई खा ली, ठीक है। लेकिन आजकल ये फैशन टाइप का हो गया है जिसमें कि सेल्फ एबॉर्शन पिल्स केमिस्ट से ले लेते हैं या किसी से पूछ के ले लेते हैं और उसको खा लेते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा उसके दुष्परिणाम दिखने को देते हैं, और कभी कभी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग या कुछ होती है कि उनको कई बार सेप्सिस हो जाता है, और कभी कभी लेडी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें ख़ास चीज़ मैं बताना चाहूँगी महिलाओं को कि पहले तो वो किसी डॉक्टर से सलाह लेके ही इसका इस्तेमाल करें, और दूसरा अगर नहीं लेती तो मैं उन्हें ख़ास चीज़ बताऊँगी कि जो दवाई होती है खाने की, उनको सबका उससे अबॉर्शन नहीं होता है, कुछ % केसेस में, और अगर आप बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में खा लेते हैं तो वो कामगार रहती हैं। अब कई लोग 2.5 3 महीने में भी दवाई खाते हैं, या माना दवाई खाते हैं और उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है
तो उसके बाद अगर दवाई खा रहे हैं तो 1 हफ्ते के अंदर अगर आपको लगता है कि आपका एबॉर्शन नहीं हो पा रहा है या जो भी है, आपको एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, ताकि वो अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर उसमें डायलिटेशन एंड क्यूरोट्राज कहते हैं, जिसको कहते हैं सफाई करी जाती है, वो कराना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपके पीसेस, डेड पीसेस अगर अंदर रहते हैं, सेप्सिस करने के चांसेस होते हैं और उसके दुष्परिणाम बहुत खराब होते हैं। खासकर शुरू में आजकल देखा गया है कि लड़कियां जो पहली प्रेगनेंसी में ऐसी दवाई खा लेती हैं, अंदर अगर सेप्सिस या सेप्टिक हो जाता है तो कभी कभी आगे वो गर्भ धारण करने में बहुत दिक्कत उनको होती है और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट उनको लेने पड़ते हैं उसके लिए। डॉक्टर साहब, इसी सिलसिले में बात कर रहे हैं, हम सेल्फ अबॉर्ट की बात कर रहे हैं। आजकल जिस तरह का हमारा जीवनचर्या हो गई है, दिनचर्या है, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हम अपने काम में, अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और शादियां भी बहुत लेट हो रही हैं आजकल। उसके बाद जब हम प्रेग्नेंट होते हैं उस वक्त किस तरीके की परेशानियां, और क्योंकि ज़्यादा उम्र में यदि आप प्रेगनेंसी का मतलब कंसीव कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके की परेशानियां हमको आती हैं? बेसिकली जो उम्र बताई गई है, जो कंसेप्शन की सबसे अच्छी रहती है 22 साल से 27-28 साल तक, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती इच्छा है। लेकिन जैसा आजकल लेट मैरिज और लेट प्रेगनेंसीज होने लगी हैं, तो उसमें फिर आपको कुछ सावधानियां हैं, कुछ टेस्ट हैं जो कि कराने बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि 35 ईयर्स के बाद अगर प्रेगनेंसी होती है, एक तो क्या होता है कि जैसे 35 ईयर्स के बाद ओवुलेशन, आपका अंडे बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि 40-45 साल के बाद मासिक धर्म धीरे धीरे कम हो जाता है, बंद होने की तरफ बढ़ता है। तो उसमें थोड़ा सा कंसीव करने में कई बार प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये है कि कुछ बीमारियां हैं जो कि लेट प्रेगनेंसी में होती हैं, उसकी जांच बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल लेवल 2 स्कैन वगैरह कराते हैं, इसमें जो एनॉमलीज अगर बच्चे के अंदर हैं पता चलती हैं। दूसरा एक ट्रिपल मार्कर टेस्ट होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, जो कि मानसिक बच्चे में बीमारी होती है, जो कि जनरली लेट एज में आप कंसीव करते हैं, तो उसमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सबको तो नहीं होती, लेकिन संभावना रहती है। तो ऐसे केसेस में सरकार की तरफ से 18 to 20 वीक्स में इसका जांच होती है। उस समय सरकार की तरफ से इसके लिए लीगल है, आप अगर आप बच्चा नहीं चाहते हैं तो आप उसको गिरा सकते हैं। इसके अलावा जो है अदरवाइज एमटीपी रूल्स के अलावा आप बड़े साइज का एबॉर्शन नहीं कर सकते हैं, लीगलाइज नहीं है। यदि डॉक्टर साहब पता चल जाए काफी देर बाद, यदि ये पता चले कि जो भ्रूण हमारे भीतर पल रहा है वो पूरी तरह से विकृत है, तब क्या किया जा सकता है? तो इसी के लिए वो जो टेस्ट उन्होंने निर्धारित करे हैं वो वही 10-12 हफ्ते से 18 से 20 हफ्ते तक रखे हैं। 20 हफ्ते के बाद कोर्ट की तरफ से अगर वो विकृत भी है बच्चा, कुछ भी है, आप उसका अबॉर्ट नहीं कर, लीगली अबॉर्ट नहीं कर सकते हैं उसको। चलिए डॉक्टर साहब, गर्भाशय में कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जिसको हम कहते हैं, उस पर थोड़ा सा हम जानकारी चाहेंगे। हाँ बिल्कुल बताऊंगी आपको। गर्भाशय का कैंसर, गर्भाशय में कई प्रकार के कैंसर होते हैं। गर्भाशय का होता है, फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ओवरी होती है, सबके कैंसर होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो है गर्भाशय के मुंह का, जिसको कि सर्वाइकल कैंसर के नाम से जाना जाता है। और इसका बहुत ज़्यादा आजकल गर्भाशय का और ब्रेस्ट कैंसर, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मृत्यु उनके कारण हो रही हैं। लेकिन ये कैंसर ऐसे हैं दोनों कि अगर वो समय पे डायग्नोज हो जाते हैं तो उनके सारे ट्रीटमेंट हैं और आपको सिंपल ट्रीटमेंट करने होते हैं, उससे आप ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए गर्भाशय का जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए एक पैप टेस्ट होता है। या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके ब्लीडिंग, आपकी जो है मेंसेस के अलावा जो है आपको बीच बीच में ब्लीडिंग हो रही है, या आपको कोई बदबूदार उसमें पदार्थ आ रहा है ऐसे टाइप का, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ताकि उसमें अंदर से औजार डाल के, हाँ, अंदर से देख लेते हैं कि अंदर कोई छाले या कोई घाव तो नहीं बने हुए हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन कोई है, तो उनकी सबकी जांच होती है। और सर्वाइकल कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज हो जाता है तो उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है? वो तो केवल जब आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है कि बहुत गंदा डिस्चार्ज बहुत टाइम तक आ रहा है, या बहुत पेन हो रहा है, या
आफ्टर इंटरकोर्स आपको स्पॉटिंग होती है या ब्लीडिंग हो रही है या मेंसेस के बीच में आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो वो आपको देखना पड़ता है, जिसमें पैप टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, HPV वायरस होता है उसका टेस्ट करते हैं, उनसे पता चलता है कि इसमें कोई ऐसे कैंसर की वो तो, या फिर अगर ज़्यादा बड़े घाव होते हैं तो एक छोटा सा पीस लेके उसकी बायोप्सी कहते हैं, उसकी जांच होती है, जिससे कि अगर ये पता चलता है कि उसमें कैंसर के कोई सेल हैं तो उसकी फिर स्टेजिंग होती है कि किस स्टेज पे कैंसर है और उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। फिर डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी सारी बातें की हैं, एक बहुत ही ज़रूरी बात है वो भी महिलाओं के लिए, जब आप उम्र के बीच पड़ाव में होती हैं, 50 की उम्र की होती हैं, आप मोनोपोज की स्थिति में होती हैं, उस वक्त किस किस तरीके की परेशानियों से एक औरत को गुजरना पड़ता है और क्या अवसाद होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी रहती है महिला और मूड स्विंग्स होते हैं मोनोपॉज में, और क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं हार्मोनल डिसऑर्डर्स के साथ साथ? देखिए, जैसे कि मासिक धर्म शुरू होता है ऐसे ही मासिक धर्म बंद भी होता है। तो जनरली 40-45 से 50 साल की उम्र होती है, एक बड़ा लंबा पीरियड होता है जिसमें कि जिसको कि मीनोपॉज के नाम से रजो निवृत्ति जिसको कहते हैं, उसका वो पीरियड रहता है। तो उस पीरियड में जैसे हार्मोन पहले आपके बनने शुरू हुए थे, ऐसे इसमें हार्मोन धीरे धीरे बंद होने कम होने शुरू होते हैं और धीरे धीरे बंद होने सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि हर महिला की एक ही समस्या है, सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी का बड़ा स्मूथ मेनोपॉज होता है, उन्हें कुछ भी नहीं होता, खासकर जो महिलाएं एक्टिव रहती हैं और वो इसको ज़्यादा आराम से टॉलरेट कर जाती हैं। लेकिन कई महिलाओं में हार्मोनल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, घर वालों से बात नहीं करती, अवसाद होने लगते हैं और नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, पसीना आने लगता है, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो अगर ऐसा ज़्यादा बार बार हो रहा है और आपको लगता है कि आपके दिनचर्या इससे अफेक्टेड है, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उसकी सब दवाइयाँ होती हैं जो कि उनसे ठीक हो जाते हैं। और पहले ज़माने में जैसे पहले कहते थे कि भाई अब तो 60 साल के हो गए, अब सच्चे आ गए, अब तो भूलने लगे, वो सब चीज़ें अब नहीं है। अब की जो महिलाएं एक तो बहुत एक्टिव हैं, तो उनमें ये चीज़ें कम हैं। और सबसे बड़ी चीज़ एक मैं कहूँगी, क्योंकि उस समय पे थोड़ा सा फैमिली वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़े से जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो आपके गुस्सा आने लगता है, आपको छोटी छोटी बात पे आपको चिड़चिड़ापन होने लगता है, तो थोड़ा सा वो लोग अगर उसको टॉलरेट करें और उसमें उनको सहायता दें तो वो उस पीरियड को बड़ा आराम से गुजार लेती हैं। दूसरा, उस टाइम पे एक तो खान पीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए और एक्सरसाइज थोड़ा ज़रूर आप करते हैं, जो भी आप कर सकती हैं, वॉकिंग, योगा, जो भी आप कर सकती हैं तो वो करती रहें। तो उससे आपके एक तो मीनोपॉजल लक्षण ज़्यादा नहीं खराब होते हैं। दूसरा, जैसे आपको जो जॉइंट्स पेन है या आपको चलने फिरने में दिक्कत होने लग रही है, ये सब चीज़ें हैं, उन पे भी बहुत फर्क पड़ता है। मतलब आपको और एक चीज़ और है कि जब मीनोपॉज में और जब शुरू होता है ये, आप आजकल जो है थायराइड के डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, तो उस टाइम पे उसका चेकअप ज़रूरी है। और 35 इयर्स के बाद, वैसे तो कराना चाहिए, 35 इयर्स के बाद आप ईयरली, साल या 2 साल में एक बार आपने सारे ब्लड टेस्ट जो कि ब्लड प्रेशर के होते हैं, शुगर के होते हैं, थायराइड के होते हैं, ये अगर महिलाएं कराएं तो बहुत सी बीमारियां ऐसी जो कि अर्ली डिटेक्ट हो जाती हैं और उनका फिर ट्रीटमेंट आराम से हो सकता है। आजकल देखने को ये मिल रहा है कि जो आपने अभी कहा कि थायराइड और बीपी, साथ में आपको और भी बहुत सारी समस्याएं जो महिलाओं को होती हैं, तो वो ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि बहुत कुछ कम करी जा सकती हैं। जैसे आपका स्ट्रेस लेवल है वो कम करना। महिलाओं में आजकल क्या है कि बाहर जॉब भी करने लगी हैं, घर का काम भी है। अगर ऐसे में घर में उनको एक अच्छा माहौल मिलता है जिसमें उनको स्ट्रेस नहीं रहता, घर के लोग उनको हेल्प करते हैं, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज सब रहती है, तो फिर ये समस्याएं बहुत कम होती हैं। तो घर वालों का सहयोग उसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, वही मगर टाइम मैनेजमेंट एंड रेस्ट दोनों जरूरी है, फैमिली से बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, हमारी जो महिला दर्शक इस वक्त देख रही हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से वो अपनी सेहत का ध्यान रखें? महिलाओं को अपने पूरे घर का, परिवार का, सबका ध्यान रखना है, और वो तभी रह सकती हैं जब वो खुद स्वस्थ रहेंगी। क्योंकि खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगी तो फिर सारी जो घर की गाड़ी है वो लड़खड़ा जाती है। और घर वालों को भी उनका ध्यान रखना चाहिए। खासकर ये कि जब छोटी छोटी समस्याएं जो भी होती हैं उसको उसी समय अगर देख लिया जाए, उसका उपचार नजरअंदाज ना करें, तो
उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और दूसरा ये कंप्यूटर्स वगैरह पे जो लोग बच्चे काम करते हैं या बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो उनको मेरी सलाह है कि एक तो वो थोड़ा सा बीच बीच में रेस्ट ज़रूर लें, क्योंकि उससे हेडेक रहता है। और अगर बहुत ज़्यादा हेडेक आपको हर समय रहता है तो आप आईज ज़रूर टेस्ट करा लें अपने। एक एज के बाद महिलाओं को जरूर, वो ये सोचती हैं कि पहले हमारी आँख ठीक थी तो अभी ठीक रहेगी। लेटर एज में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम लगती है तो आईज टेस्ट ज़रूर करा लेकर रखें। चलिए डॉक्टर साहब, आपने अपना बड़ा कीमती समय हमें यहाँ पर दिया। आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा डॉक्टर गोपी बौठियाल, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने महिलाओं और उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में यहाँ पर विस्तार से हमें जानकारी दी। और जो भी सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं उन पर यदि हम ध्यान दें, उन पर अमल करें और परिवार यदि हमें सहयोग करे तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको कि इनिशियल स्टेज पर ही रोका जा सकता है। नेशन वन में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।